नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं खलील जिब्रान की कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। खलील जिब्रान के बारे में जैसा आप जानते हैं कि वो प्रसिद्ध कवि और विचारक के रूप में हैं, और साथ ही उनकी कहानियां भी बहुत मारक और विचारोत्तेजक होती हैं। तो आइए कहानियां सुनते हैं। कहानियां सुनने से पहले उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। खलील जिब्रान संसार के श्रेष्ठ चिंतक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी के ज्ञाता थे। खलील जिब्रान का जन्म 6 जनवरी 1883 को लेबनान के बथरी नगर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में ही माता पिता के साथ बेल्जियम, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में भ्रमण करते हुए 1912 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थायी रूप से बस गए। खलील में अद्भुत कल्पना शक्ति थी। उन्हें हर बात या कुछ कहने के पूर्व 1 या 2 वाक्य सूत्र रूप में कहने की आदत थी। वे कहते थे, जिन विचारों को मैंने सूक्तियों में बंद किया है, मुझे अपने कार्यों से उनको स्वतंत्र करना है। उनकी रचनाएं 22 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित, अनुदित हो चुकी हैं। 48 वर्ष की आयु में कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर 10 अप्रैल 1931 को उनका न्यूयॉर्क में देहांत हो गया। लेखक परिचय के बाद उनकी कहानियां करते हैं। कहानी का शीर्षक है 2 राजकुमारियां। शवाकीस शहर में एक राजकुमार रहता था और उसे पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सभी प्यार करते थे। यहाँ तक कि पशु भी उसके अभिवादन के लिए आते थे। किंतु सभी लोग यह कहते थे कि उसकी पत्नी राजकुमारी उसे प्यार नहीं करती। यही नहीं, वह तो उससे घृणा तक करती थी। और एक दिन क्या हुआ, एक पड़ोसी शहर की राजकुमारी शवाकीस की राजकुमारी से मिलने आई। उन्होंने आपस में मिल बैठकर बातें की। उनकी बातचीत उनके पतियों पर आ गई। शवाकीस की राजकुमारी ने भावावेश में कहा, मुझे तुम्हारे पति राजकुमार के साथ तुम्हें खुश देखकर ईर्ष्या होती है। हालांकि शादी को कितने साल हो गए हैं, मुझे मेरे पति से घृणा होती है। वह अकेले मेरे नहीं हैं, मैं सचमुच बहुत दुखी औरत हूँ। तब उससे मिलने आई राजकुमारी ने उसे देखते हुए कहा, मेरी दोस्त, सच तो यह है कि तुम अपने पति से प्यार करती हो। हाँ, उसके लिए तुम्हारा जज्बा अभी मरा नहीं है। ऐसा यह औरत की वैसी ही जिंदगी है जैसे बाग में वसंत की। लेकिन तुम्हें तरस तो मुझ पर और मेरे पति पर रखना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को खामोशी से बर्दाश्त किए जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम और दूसरे लोग उसे खुशी समझते हैं। ये वैसी ही बात हो गई कि जैसे हम कोई दुखी है, लेकिन उस दुख को बहुत ही शांत भाव से उसे सहता है और हम उसे भुलावे में समझ जाते हैं कि वह खुश है। देखिए, प्रेम और द्वेष, प्रेम का अपोजिट जो है वह द्वेष है, ईर्ष्या है। ईर्ष्या तो हम किसी को देखकर जेलसी फील करते हैं, लेकिन घृणा शब्द जो है प्रेम का है। जिससे हम घृणा करते हैं, यह जरूरी नहीं कि उससे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं। वह हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, तभी तो हम उससे घृणा भी कर पा रहे हैं। नेहरू जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से घृणा भी करता है या उससे द्वेष रखता है, तो इसका अर्थ है कि वह प्यार उससे करता है, तभी वह उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो है, तभी आप उसको अपने दिमाग में, अपनी सोच में उसको रखते हैं, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। चलिए आइए दूसरी कहानी पर चलते हैं। आंसू और हंसी। नील नदी के तट पर संध्या के समय एक लकड़बग्घा एक घड़ियाल से मिला। उन्होंने रुककर एक दूसरे का अभिवादन किया। लकड़बग्घे ने कहा, आपके दिन कैसे चल रहे हैं जी?
घड़ियाल ने जवाब दिया, मेरे दिन बहुत बुरे जा रहे हैं। कभी कभी अपने दुख दर्द में मैं रोता हूँ, लेकिन तब प्राणी हमेशा यह कहते हैं ये तो घड़ियाली आंसू है। इससे मैं बेहद आहत होता हूँ। तब लकड़बग्घे ने कहा, आप अपने दुख दर्द की बात करते हैं, लेकिन एक पल मेरे बारे में भी सोच कर देखें। मैं संसार के सौंदर्य पर, उसके आश्चर्यों और उसके चमत्कारों को देखता हूँ और मारे खुशी के हंस देता हूँ। जैसे दिन हंसता है, लेकिन जंगल के लोग कहते हैं यह तो बस एक लकड़बग्घे की हंसी है, यह तो बस एक लकड़बग्घे की हंसी है। कोई हमारी खुशी को, कोई हमारे दुख को नहीं समझता है। चलिए अगली कहानी पर चलते हैं। मोती। मोती एक अद्भुत और बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन आपको बहुत ही एक सुखद आपको संदेश देगी ये कहानी। क्या है? एक सीप ने अपने पड़ोसी सीप से कहा, मेरे अंदर बहुत दर्द है, यह भारी और गोल है और मैं परेशानी में हूँ। दूसरे सीप ने दम्भ और इत्मीनान से कहा, ईश्वर और सागर की कृपा है, मेरे अंदर कोई दर्द नहीं है, मैं अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से अच्छा भला चंगा हूँ। उसने कहा, हाँ तुम अच्छे भले और चंगे हो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी जो दर्द झेल रहा है वो बेहद खूबसूरत एक मोती है। दर्द में ही मोती छिपा हुआ होता है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम किसी चीज़ की रचना नहीं कर पाएंगे। अगर हम क्रिएटिव हैं, अगर हम रचनाकार हैं, तो रचनाकार के लिए महलों में बैठकर या ऐशो आराम की ज़िंदगी जीकर हम कोई रचना नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यथार्थ को देखना होगा, सहना होगा। जिस प्रकार सोना आग में तप कर कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य भी दुख को झेलते झेलते हीरा बन जाता है। अद्भुत उसमें शक्ति आ जाती है। आइए अगली कहानी की ओर चलते हैं। रेत पर। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, समुद्र में ज्वार के समय एक बहुत पहले अपनी छड़ी की नोक से मैंने रेत पर एक पंक्ति लिखी। लोग अब भी उसे पढ़ने को रुकते हैं। वे यह सावधानी बरतते हैं कि यह कैसे भी मिटे नहीं। दूसरे आदमी ने कहा, और मैंने भी रेत पर एक पंक्ति लिखी, लेकिन तब भाटा था और विशाल सागर की लहरें उसे बहाकर ले गईं। लेकिन यह तो बताइए, तुमने लिखा क्या? पहले आदमी ने जवाब में कहा, मैंने लिखा, मैं जो हूँ वह हूँ, मैं जो हूँ वह हूँ। लेकिन तुमने क्या लिखा था? दूसरे आदमी ने कहा, मैंने लिखा था, मैं तो बस इस विशाल सागर की बूंद भर हूँ। है ना? दो दोस्त, एक में अहंकार है और एक में विनम्रता है। बताइए, एक अहंकारी है जो कहता है कि मैं जो हूँ वह हूँ, और दूसरा कहता है कि मैं इस विशाल सागर का एक बूंद भर हूँ। मनुष्य तो इस संसार रूपी सागर का एक कण है, एक कण के रूप में है। उसका वजूद क्या है? मनुष्य का वजूद क्या है इस संसार में? आइए अगली कहानी को चलते हैं। 3 उपहार। एक बार एक शहर में एक दयालु राजकुमार रहता था। सारी प्रजा एक उससे प्रेम करती थी और उसका सम्मान करती थी, लेकिन एक बेहद गरीब आदमी था जो राजकुमार के प्रति कटुता का भाव रखता था। उसकी ज़बान राजकुमार की निंदा में हमेशा चलती रहती थी। राजकुमार को इस बारे में पता था, फिर भी वह धीरज रखता था। लेकिन आखिरकार उसने उस आदमी के बारे में सोचा। एक जाड़े के रात उस आदमी के दरवाजे पर राजकुमार का एक सेवक एक बोरी आटा, एक थैला भर साबुन और शक्कर लेकर आया। सेवक ने कहा, राजकुमार ने आपको याद दिला दिया है और ये उपहार राजकुमार की तरफ से उसके प्रति सम्मान का प्रदर्शन है। वह घमंड में भरकर धर्माध्यक्ष के पास गया और उससे राजकुमार के कृत्य के बारे में बताकर कहा, आपको नहीं दिखाई देता कि राजकुमार को मेरे सद्भाव की कितनी चाहत है? लेकिन धर्माध्यक्ष ने कहा, आहा,
राजकुमार कितना बुद्धिमान है और वह तुम कितने नासमझ हो। वह इशारों में बात करता है। आटा तुम्हारे खाली पेट के लिए है, साबुन तुम्हारी गंदी खाल के लिए है और शक्कर तुम्हारी कड़वी जुबान को मीठा करने के लिए है। उस दिन से उस आदमी को अपने आप से भी शर्म आने लगी। राजकुमार के प्रति उसकी घृणा और भी बढ़ गई और उस धर्माध्यक्ष से भी, जिसने उस राजकुमार के बारे में वह सब प्रकट किया था। लेकिन उसके बाद उसने चुप्पी साध ली। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमें कुछ राय भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं कि आपके लिए और मैं दूसरी कैसी कहानियाँ लेकर आऊँ, किस लेखक की कहानी लेकर आपके लिए लाऊँ। आप तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।